पहला सौदा में आपका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, संदीप वागले, आशीष चतुर्मुतम, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल। सिप्ला, सन फार्मा। रिजल्ट्स के पहले दोनों में से खरीदना हो कोई एक या बेचना हो या भले ही दोनों ही, आशीष आप बताएं। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ट्रेड किया है, आज बड़ा दिन है दोनों ही कंपनियों के लिए। देखिए अनिल जी, डेफिनेटली थोड़ा रिस्की कॉल होगा, बट जिस तरह से डेटा उभर के आ रहा है, हमने देखा कि थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप इसके अंदर में बन रहा है। डेफिनेटली हायर लेवल्स पे नहीं बनता है। जब भी स्टॉक थोड़ा करेक्शन होता है उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों ही स्टॉक के अंदर में लोअर लेवल्स पे एक अच्छी खासी पोजीशन लॉन्ग साइड पे बिल्डअप होती है। तो मेरा मानना है कि 3 से 4% का आपको डाउन साइड का एक रिस्क रख के लॉन्ग ट्रेड के अंदर ही इसके ऊपर बायस रखना चाहिए। जहां तक कि सन फार्मा का सवाल है, एक बार स्टॉक जैसे 135 के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है तब एक अच्छा एक्शन आएगा और वहां पर स्टॉक का अंदर पोटेंशियल है 870 880 के लेवल्स को ऊपर में टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये राय इन दोनों ही फार्मा कंपनियों के ऊपर आज नजर रखिएगा, इनके नतीजे आने वाले हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, राकेश आपसे राय लेना चाहता हूं। नतीजे तो काफी जबरदस्त दिख रहे हैं और आप देखिए सीमेंट कंपनियों ने इस क्वार्टर में क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8.5% से बढ़कर सीधे 15% पर, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 23 करोड़ का घाटा था पहले और अब 28 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा। चार्ट्स कैसे दिखते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट के? हेमंत जी, चार्ट्स काफी पॉजिटिव हैं। जैसे आपने मेंशन करा, घाटे से प्रॉफिट में आई है। टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक एक नई टेरिटरी में एंटर करा है। स्टॉक ने आप देखें तो 422.25 का जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के एक नई टेरिटरी में एंटर करा है। एज ऑफ नाउ 420 से लेकर 425 एक स्ट्रांग बेस है स्टॉक का। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है और टेक्निकली स्टॉक 500 के आंकड़े को भी टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है ऊपर में। मजबूती हो सकती है सीमेंट शेयरों में। रिजल्ट तो एक्चुअली हम भले बात नहीं कर रहे, ग्रासिम के भी बड़े दमदार आए थे क्योंकि वो मर्जर के चक्कर मर्जर भी है उसमें तो। हाँ, मर्जर के चक्कर में रिजल्ट तो दबी गए, जबकि रिजल्ट ग्रासिम के भी बहुत अच्छे, अल्ट्राटेक के अच्छे थे, तो खैर ग्रासिम के तो होनी है। अच्छी खासी हिस्सेदारी है ग्रासिम के पास अल्ट्राटेक की। अच्छा, अब भारतीय बाजार खुलने की तैयारी में है। प्री ओपनिंग सेशन में एसडीएक्स निफ्टी आपको 10 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और एशियाई बाजार सारे के सारे मजबूत है। इनफैक्ट एशियाई बाजार ज्यादा मजबूत है एसडीएक्स निफ्टी के मुकाबले में। देखें आप हांगकांग, शंघाई, निक्केई, ये तमाम बड़े बाजार जिन पर फोकस होना चाहिए वो मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखें। तो चलिए, भारतीय बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं आगे किस तरह का रुझान बनता है। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी पर। देखिए किस लेवल्स पर आप देखते हैं। मेरी नजर तो आदित्य बिरला नो और ग्रासिम पर है। ग्रासिम 10% नीचे पहले टिक पर दिख रहा है, यहाँ पर कमजोरी के साथ शुरुआत, और एबी नो भी 10% नीचे दिख रहा है। देखते हैं किन लेवल्स पर सेटल होगा। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस तीनों ही लाल निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं, तो आईटी कंपनी में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। टाटा मोटर्स 3% ऊपर नजर आ रहा है, तो ये शुरुआती कारोबार का रुझान है। लेकिन हम नजर रखेंगे रुपए पर। देख लेते हैं रुपए की किस तरह की शुरुआत होगी। इस बीच सेंसेक्स डबल सेंचुरी मारता हुआ प्री ओपनिंग सेशन में, निफ्टी हालांकि 18 पॉइंट ऊपर खुलने के संकेत देता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगी भारतीय बाजार की शुरुआत। इस वक्त ये संकेत आई है। करेंसी मार्केट की हो चुकी है ओपनिंग और हमेशा की तरह सबसे पहले आपको करेंसी मार्केट का भाव 6683 ये है लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में रुपए की ओपनिंग का। 1 पैसे के फायदे के साथ बाजार खुलता हो, तो कोई खास बदलाव इस वक्त यहाँ पर है नहीं है। बिल्कुल, और नजर रखिएगा उन कंपनियों पर जहां पर नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। चलिए आपको बताता हूं, जेके लक्ष्मी सीमेंट की तो हमने बात करी, घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, तो ये मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत करेगा। पॉलीप्लेक्स एक कंपनी है जो लॉस से प्रॉफिट में आई है। प्राइम फोकस एक और ऐसी कंपनी जो लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो ये 3 कंपनियां घाटे से मुनाफे में आई हैं। ट्रेंट, टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी, आप देखिए इसने भी 60% ज्यादा मुनाफा पेश किया है। जिंदल स्टेनलेस, इसका घाटा घटता हुआ नजर आया, तो ये पॉजिटिव बात होगी। आईटीआई नतीजों के ऊपर ये कम और खबरों के ऊपर ज्यादा चलता है, आज बहरहाल नतीजों के ऊपर गिरेगा ये स्टॉक। 95% देखिए लॉस इनका बढ़ गया है। आईटीआई एक छोटी सरकारी कंपनी जिसको सरकार बेल आउट करने की कोशिश हर बार कर रही है। शेरॉन बायो के भी नंबर्स बेहद कमजोरी भरे आए हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिस पर हमारी नजर आज रहने वाली है। नजर रहेगी ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर भी बोर्ड बैठक है इनकी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर, और रॉयल ऑर्किड की बोर्ड बैठक है आज बोनस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। एस्कॉर्ट्स पर बात करना चाहता हूं और राय आपसे लूंगा। वागले साहब, क्या दमदार तेजी देखने को मिली है कल, जिस तरह से इन्होंने अपने ऑटोमोटिव डिवीजन को बेचने का अनाउंसमेंट किया है।
जबरदस्त पॉजिटिव माना जा रहा है। अच्छी तेजी कल देखने को मिली, 52 वीक्स हाई स्टॉक ने भी लगाए हैं, बल्कि राकेश झुनझुनवाला के सारे स्टॉक्स देखिए आप, डेल्टा कॉर्प, एस्कॉर्ट्स, क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही है। जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है और ऊपर जा सकता है। इस शेयर पर क्या राय है आपकी? हेमंत, और ऊपर तो जा सकता है, मोमेंटम है स्टॉक में कल जिस तरह से निकल रहा है, लेकिन क्या मैं ये भाव पे लूंगा? द आंसर इज जिनके पास है वो होल्ड बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, आज मुनाफा वसूल कर। नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये 350-360 तक भी जा सकता है। एक 270 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना होगा। होल्ड करें स्टॉक्स को। एक और स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स कल बड़ी उछाल दिखाता हुआ नजर आया और सेकंड हाफ में बड़ी जबरदस्त तेजी बनी। अगर कल का चार्ट हम दिखा पाए तो मेरे ख्याल से मॉर्गन स्टैनली की कल रिपोर्ट भी आई थी, उसके बाद में स्टॉक में बड़ी तेजी बनती थी। मॉर्गन बड़ा बुलिश हो रहा है और कल की स्टॉक की मजबूती के बाद क्या आज खरीदारी का मौका है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? बताएं आशीष। देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म बेट तो बिल्कुल पॉजिटिव ली जा सकती है क्योंकि कल वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए और ऑलमोस्ट 3 दिन की फॉल इस स्टॉक ने 1 दिन के राइज के साथ में निकाला। ये एक अच्छा सिग्नल है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 2450 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड 2200 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसके अंदर बनाई जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। चीनी कंपनियों पर नजर रखिएगा। बलरामपुर चीनी के नतीजे अच्छा हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, लेकिन चीनी सेक्टर के लिए खराब खबरें निकल कर आ रही हैं, तो देखना होगा आज अगर ये ऊपर खुलता है तो फिर क्लोजिंग किस लेवल पर होती है। पीटीसी इंडिया के नतीजे काफी अच्छे आए हैं, वाटेक वबाग के नतीजे अच्छे आए हैं, तो अनिल छोटी मझौली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। कुछ कुछ इस तरह के संकेत आज देखने को मिल रहे हैं, इन पर नजर होगी। और नजर होगी साफ तौर पर बजाज फिनसर्व और पिडीलाइट पर भी। एक्सपेक्टेशंस थी कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में ये इंडेक्स में ये शामिल होगा, लेकिन हो नहीं पाया, वो एडिशंस देखने को नहीं मिले हैं, तो आज इन स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव के साथ आज कामकाज की शुरुआत होगी। ग्रासिम के ऊपर नजर रहने वाली है सबकी और देखना होगा वो किस तरह से ओपन होता है। और आदित्य बिरला नूवो तो ज्यादा दबाव के साथ खुलेगा, तो आदित्य बिरला नूवो देखिए अभी भी 10% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। ग्रासिम में हालांकि इतनी गिरावट नहीं, लेकिन फिर भी 3.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। प्री ओपनिंग ट्रेड अभी सेटल नहीं हुए हैं, 9:06 के आसपास एग्जैक्ट भाव आ जाएगा, तब हम इसके बारे में बात भी करें। हम बात कर रहे थे कि 14% 13% का गैप है स्वैप रेशियो में, उसे कम होकर 10% के आसपास कहीं सेटल होना है, और शायद यही वजह कि ये 10% गिरा तो ये 3% गिरा। एक्चुअली वही बात है कि ग्रासिम अगर पॉजिटिव खुल जाता तो शॉर्ट करने का एक अच्छा मौका होता है, लेकिन ग्रासिम पॉजिटिव खुल नहीं पाएगा। अगर एबी नुओ को 10% नीचे खुलना है तो फिर ग्रासिम ऊपर कैसे खुल सकता है? और अब ये जब अनाउंसमेंट आ जाता है स्वैप रेशियो का, तब एक साथ ही ये शेयर चलते हैं, गिरते हैं, तो इसी प्रोपोर्शन में होना होगा। और धीरे धीरे इनका जो गैप है, जो प्रीमियम और डिस्काउंट है, वो कम होना है, तो अल्टीमेटली नहीं चलेंगे ये शेयर। हो गया इनका बस, मतलब एबी नुओ अब न किसी को, ग्रासिम तो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये बात पक्की है। मतलब ग्रासिम तो ऐसा हो गया कि जिसके पास है अब उसको ये सोचना मैं करूं तो क्या करूं इसका। और एक्चुअली इन वैल्यूएशंस में अगर आप ग्रासिम 40 या 50% ही डिस्काउंट पर होल्डिंग कंपनी का दे रहे हो, होल्डिंग कंपनी में डिस्काउंट 70%, 80% भी चले जाते हैं। चलिए अच्छा मैनेजमेंट है, लेकिन बिजनेस कितने सारे हैं उसमें, इतने सारे, वो खिचड़ी बन गई है। तो ऐसे में लोग तो 70% भी डिस्काउंट दे तो बड़ी बात नहीं है, तो ग्रासिम के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है अभी। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए इतना नहीं गिर रहा है, ठीक बात है, अच्छा समय नहीं है, लेकिन जितनी गिरावट देखी जा चुकी है ग्रासिम में पिछले कुछ दिनों में, एक हफ्ते में अगर एक शेयर 14-15% पिट जाए, उसके बाद आज देखिए इतना नहीं गिर रहा है, तो एक बार इसको एक्चुअली तो बढ़ना चाहिए ना इसको, जो स्वैप रेशियो उस हिसाब से तो बढ़ नहीं रहा, उल्टा है। आप देखिए 2% नीचे, कायदे से तो बढ़ना चाहिए जो स्वैप रेशियो, और इतना गिरा हुआ शेयर है, इनके फेवर में स्वैप रेशियो है, तो बढ़ इसीलिए नहीं रहा है। बिल्कुल बढ़ इसलिए नहीं रहा, बिल्कुल सही बात, उस तरह से देखना चाहिए। दूसरा जो डिस्काउंट है उस पर फोकस करिए। 14% का जो स्वैप रेशियो में डिस्काउंट है उस पर फोकस किया। अब अल्टीमेटली मार्केट अब से लेकर जब तक मर्जर पूरा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ इसी गैप पर ट्रेड करेगा। चलिए बहरहाल इस समय 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ग्रासिम खुलने के संकेत दे रहा है, 80-85 रुपए गिर सकता है। देखना होगा ये खुलने के बाद किस तरह से आज ट्रेड करता है। और आप देखिए जो अल्ट्राटेक है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं और आइडिया पर नजर डालते हैं, वो किस तरह से प्री ओपनिंग ट्रेड में इस समय सेटल हो रहे हैं। आइडिया में एक तेजी देखने को मिल रही है, अल्ट्राटेक में देखिए थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ और एबी ग्रुप के स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन चीनी कंपनियों के लिए देखिए आज का मुश्किल बड़ा दिन, धामपुर शुगर 3.5% नीचे शुरुआत करेगा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी दबाव देखने को मिलेगा। आप देखिए HPCL, BPCL, IOC, कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट अकस्मात तेजी देखने को मिली। मयूरेश और राय आपसे लेना चाहता हूं इसके ऊपर,
अब वापस से माहौल बन रहा है कि ओपेक की अगले महीने शायद बैठक होगी, उसमें सहमति बनाने की कोशिश होगी कि प्रोडक्शन फ्रीज कर दिया जाए, प्रोडक्शन कट कर दिया जाए, और इसीलिए कल कच्चा तेल दौड़ा भी। कैसे देख रहे हैं आप कच्चे तेल के मूव को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर क्या व्यू बन रहा है? इन्होंने भी एक जबरदस्त रनअप दिखाया है, क्या मुनाफा वसूल ले या आपको लगता है गिरावट हो तो खरीदारी ही करनी चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक ओएमसीज भी आई थिंक क्लियर बेनिफिशियरी थे फॉलिंग क्रूड के, और जैसे हमने इनमें एक ड्यूअल बेनिफिट देखा था कि वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट और डेट दोनों कम हुए थे, एंड एट द सेम टाइम जैसे इनकी एफिशिएंसीज बढ़ी थी बिकॉज ऑफ नो सब्सिडी बर्डन, बैलेंस शीट पे बहुत बड़ा प्ले हुआ था। तीसरा आई थिंक जैसे इनके मार्केटिंग मार्जिन में एक सुधार देखने मिला था, पेट्रोल एट अराउंड 1.6 रुपीज अ लीटर, डीजल एट अराउंड 1.5 रुपीज अ लीटर, वहां पे एक स्कोप दिखता है एनालिस्ट को कि अगर मार्केटिंग मार्जिन बढ़ते हैं तो इनके जो ईपीएस एस्टिमेट्स हैं ये सब्सटेंशियली बढ़ते हैं। बट अगेन आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट प्ले ऑन क्रूड, और जैसे आप कह रहे हैं अगर कुछ ऐसे ओपेक मीट में आता है और क्रूड बढ़ता है तो देयर इज सम शॉर्ट टर्म डैम्पनिंग इफेक्ट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगर आपका एक शॉर्ट टर्म नजरिया हो तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। पर अगेन आई थिंक इफ यू आर कैरिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू 1 से 2 साल का, मुझे लगता है मार्केटिंग मार्जिन में सुधार आना स्वाभाविक है, एंड इफ दैट प्रॉब्ली आपने जो ईपीएस एस्टिमेट्स हैं दैट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इंपैक्ट। जो केपेक्स कर रहे हैं इनके जो यील्ड्स होंगे, डिस्टिलेट यील्ड्स, आई थिंक दे कैन इंप्रूव सब्सटेंशियली, एंड जीआरएम्स कैन बी वेरी वेरी सपोर्टिव गोइंग अहेड एज वेल। तो लॉन्ग टर्म व्यू में पॉजिटिव रखता हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आई थिंक सम मनी कैन बी टेकन ऑन द टेबल, क्योंकि स्टॉक्स काफी भाग चुके हैं और वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच हो रहे हैं फॉर एग्रेसिव बाइंग एट दिस। ओके, ओएमसीज। चलिए अब आज देख लेते हैं आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, स्टॉक 2020 का अपडेट। पूरी टीम पर नजर डालकर देखिए किस तरह की निकल कर आई है। बल्लेबाजों से शुरुआत करिए। रॉयल ऑर्किड नतीजों के साथ बोनस के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है आज। ऑटो लाइन की भी आज एक बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर विचार करेंगे। और एस्कॉर्ट्स में देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कल का मोमेंटम आज कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से जो नॉन कोर कारोबार हैं उसको बेच रहे हैं, उसके लिए खबर पॉजिटिव है। इसलिए एसटीसी, केशोराम इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉप, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करने की राय है, लेकिन बिकवाली की राय है। आदित्य बिरला नुवो में आज गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा ये स्टॉक। भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए शॉर्ट साइड पर, और लॉन्ग साइड पर जाना हो तो टाटा कॉफी के अच्छे नंबर्स के बाद कॉफी डे के ऊपर नजर रखिए। और अच्छे नंबर्स आए जेके लक्ष्मी सीमेंट के, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है आज। मेरी टीम में आपके पास बिकवाली के कई ऑप्शंस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, यहां शॉर्ट करके चलिए, लेकिन ग्रासिम में खरीदारी करिए क्योंकि एबीनुओ का जो पूरा मर्जर वाला मामला है उसमें इनके फेवर में है। वही फिनिक्स मिल, जीएसएनएस अच्छे नतीजों के आधार पर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सन फार्मा कमजोर नतीजे पेश करेगा इसलिए शॉर्ट की सलाह बनती है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। सहज यूनिट में स्ट्रेक सेल हो रहा है तो वहां पे पॉजिटिव खबर है, खरीदारी करिए। और टानला सोल्यूशन में पूरी रिवाइवल की स्टोरी है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। और बाजार मजबूत शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में। 60 अंकों पर सेंसेक्स और 13 अंकों पर निफ्टी पर हैं। लेकिन अब कुछ बेहतरीन पिक्स ले लें। आशीष चतुर्वेदी ने एल&टी फाइनेंस और कोटक बैंक खरीदने की राय दी थी। 2 और शेयर हैं उनके पास, टीसीएस और एलआईसी। टारगेट्स बताएं सर इसके। जी, टीसीएस पे मेरा मानना है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा। लास्ट 2 सालों से कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा लास्ट 2-3 दिनों में देखने को मिला है। तो 2640 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 2820 तक के स्तर नेक्स्ट 3-4 दिनों में टीसीएस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और चौथी पिक होगी मेरी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में, जिसके अंदर में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर में 507 का एक स्टॉप लॉस रख के 548 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और राघव साहब आपकी बची हुई पिक्स कौन सी आज के लिए? हेमंत, मेरा एक वोल्टास में बाय है जो मेरा बीटीएसटी भी कल था हमारा, इसमें 354 का स्टॉप लॉस होगा, 375 का टारगेट होगा। एक बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल है जो मुझे लगता है थोड़ा सा वीक होगा, 151 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 136। और एक सेल है भारती इंफ्राटेल जिसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकडाउन कल देखने को मिला, ये 375 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 354। ओके, तो ये राय है। और एक और ऑप्शन की रणनीति है आशीष के पास। आशीष, कौन सा ऑप्शन चुना है? कॉल पुट किस स्टॉक में?
अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्पेस भी काफी स्ट्रेंथ में है और उसके अंदर में हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर भी मुझे लगता है एक बड़े स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है। इसके अंदर में 940 की कॉल ऑप्शन पे लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड कर रहे हैं। 13 रुपए के आसपास का प्रीमियम है, डाउन साइड में 6 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर में मेरा मानना है ये प्रीमियम जो है वो 27 से 28 रुपए तक के हमें नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और कल भी हमने देखा था HUL, ITC, ये कुछ स्टॉक्स थे जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे सेक्टर्स में। FMCG सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। राकेश, वोल्टास आपकी लिस्ट में भी मैं देख रहा हूं, बागले साहब भी कह रहे हैं यहाँ पर तेजी होनी चाहिए। वोल्टास में आपके टारगेट्स क्या हैं और दूसरे कौन से पिक्स हैं आज के लिए? हेमंत जी, वोल्टास में कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो एक करेक्शन थी वो खत्म हुई है। 343 के अराउंड स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, वहां के स्टॉप लॉस होने चाहिए। 385 के टारगेट के लिए वोल्टास को बाय करना चाहिए। एक दूसरा है बाय कॉल रहेगा आयशर मोटर्स पर, जहां की टेक्निकल स्ट्रक्चर एकदम इंटैक्ट है। किसी भी मार्केट करेक्शन में अभी रिसेंटली निफ्टी की आयशर मोटर ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। 21,360 पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 23,630 के लक्ष्य के लिए आयशर को बाय करना चाहिए। HCL टेक काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, 805 का स्टॉप लॉस, 855 के लक्ष्य के लिए HCL टेक को बाय करें। TCS में टेक्निकली काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का रुझान है। 2629 का एक स्टॉप लॉस, 2800 के टारगेट के लिए TCS को बाय करना चाहिए। तो ये तमाम स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी करने का मौका है। HCL टेक, TCS, आयशर और टाइटन, यहां पर तेजी हो सकती, इन पर नजर रखें। बैंक्स रहेंगे मजबूत, फार्मा रहेगा मजबूत, ये शुरुआती संकेत आते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से हमें आज के लिए। लेकिन 10% नीचे एविनो खुल रहा है। राकेश बताएं इसके लिए फिर क्या लेवल्स अहम होंगे? अभी अगर ये 1400 के आसपास खुलता है, अगला सपोर्ट कहां होगा? देखिए अनिल जी, स्टॉक ने एक बड़ी रैली, वी शेप रैली दिखाई है और टेक्निकली अगर आप देखें तो बड़ा सपोर्ट तो नीचे में 1280 के अराउंड ही एक सपोर्ट आता है। उससे पहले जिस तरीके की वी शेप रैली देखने को मिली है, आसपास के कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, फिलहाल आसपास सपोर्ट नहीं है और 1400 पे खुलेगा तो देखें। अच्छा, बता दूं आपको दर्शकों को भी, जो भी वायदा कारोबार के शेयर हैं उनके लिए एक 10% का सर्किट फिल्टर है, लेकिन वो सर्किट फिल्टर ऐसा नहीं कि दिन भर के लिए। जैसे ही 10% हिट किया ऊपर या नीचे की तरफ, आधा 1 मिनट के लिए उन लेवल पर स्टॉक रुकता है, फिर एक्सचेंज देखते हैं कि भाई और लिमिट खोलनी चाहिए, फिर 5% के लिए खोली जाती है। अगर वो 5% का भी फिर टच हो जाए तो फिर एक और 5% की खोली जाए, ये सिस्टम है। तो 10% क्यों आदित्य बिरला नो आपको प्री ओपनिंग सेशन में नीचे दिख रहा है? सिर्फ इसी वजह से कि भाई पहले 10% मैक्सिमम गिर सकता है। पहली टिक में 10% होगा तो 30-40 सेकंड में आपको नया लेवल नीचे आता हुआ दिखेगा। अभी कितना गिरता है देखने वाली बात होगी। अच्छा, एबिनो गिर रहा है, इसके चक्कर में आप देखिए ग्रासिम भी गिर रहा है। ग्रासिम भी 2% कमजोर, जबकि ग्रासिम के लिए स्वैप रेशियो पॉजिटिव आया है और साथ ही उन्हें एबी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर भी मिलेंगे। जो पहले अंदाजा लगा रहा था उसमें किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रासिम के शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन्हें भी फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर दिए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब तो रेशियो हो गया ना, तो फिर दोनों स्टॉक साथ में चलेंगे, साथ में गिरेंगे उसी प्रोपोर्शन में, तो ग्रासिम को भी नुकसान उठाना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की, देखते हैं आज किस तरह का माहौल देखने को मिलता है बाजारों में। और 8,600 के पार खुलता हुआ निफ्टी 15 अंकों की मजबूती के साथ, सेंसेक्स 70 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। ग्रासिम 3% के नुकसान के साथ टॉप लूजर निफ्टी पर। बीपीसीएल 1.5% नीचे, एसबीआई में कमजोरी के साथ शुरुआत, आधा % नीचे। आईटीसी थोड़ा सा कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। मजबूत क्या है? एक्सिस बैंक 1.25% मजबूत। टाटा मोटर, सन फार्मा पर रखी नजर। सन फार्मा कल के हाईज के पार निकलने की कोशिश करता हुआ दिखा है, क्योंकि आज नतीजे और नतीजे के पहले है मजबूत। अल्ट्राटेक सीमेंट में 1% की मजबूती, जैसा हम कह रहे थे कि इनके लिए पॉजिटिव है। भेल मजबूत खुलता हुआ दिखा है 1.25% ऊपर। हिंडाल्को मजबूत खुलता हुआ दिखा है। तो ये है बाकी शेयरों का हाल। सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स, 125 अंकों का दमदार उछाल सेंसेक्स में आपको दिखेगा और निफ्टी 8,620 के नजदीक पहुंचता हुआ दिखा। तो अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है और इस तेजी को लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। हम यही कह रहे थे, देखिए बैंक निफ्टी में कल पोजीशंस काफी कम हुई है, मंदी की पोजीशंस कटी है, तो बैंक निफ्टी ने आज 0.5% का दमदार उछाल दिखाया। तो पहले लीडरशिप बैंक निफ्टी से आती हुई दिख रही है और वो भी प्राइवेट बैंक से, जो हमारे एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड कर रहे थे। कोटक बैंक रिकमेंड किया है, आशीष ने। आप देखिए बाकी बैंक्स भी मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, यहां से तेजी बनती हुई नजर आ रही। तो ओवरऑल एक मजबूत शुरुआत। ग्रासिम का स्टॉक और एबिनुओ पर नजर रखिए, यहां पर कमजोर शुरुआत हुई है, 15% का बड़ा कट
एबिनुओ पर आता दिख रहा है 16%। तो 2 सर्किट लग के खुल चुके हैं यहाँ पर एबिनुओ पे बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है और इसी का साथ देता हुआ ग्रासिम 5% नीचे अब हो चुका है। तो ग्रासिम और एबिनुओ आज के 2 बड़े एक्सीडेंट जो बाजार का मूड खराब करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं 2 स्टॉक्स में। बाकी तो 150 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में और निफ्टी 8625 के पार निकलता हुआ शानदार खरीदारी है। बिल्कुल अनिल, और आप देखिए इसका जो खामियाजा है ग्रासिम और एबिनुवो का, वो आइडिया को भी झेलना पड़ रहा है। पूरा का पूरा ग्रुप के स्टॉक्स में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। आइडिया भी 1% नीचे है और वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खराब खबरें आती हुई डीओटी ने जिस तरह से एक नोटिस भेजा है कि इन्होंने अंडर रिपोर्टिंग की थी। ना सिर्फ आइडिया, नजर रखिए भारती पर भी, भारती के स्टॉक में भी देखिए करीब आधे % की कमजोरी देखने को मिल रही है। रिलायंस कम्युनिकेशन हालांकि थोड़ा सा मजबूती के साथ कारोबार इस समय कर रहा है, लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। रानी इंजन, यहां पर जो आप देखिए खबरें आई हैं वो काफी पॉजिटिव आई हैं, 12% की तेजी यहां पर देखी जा रही है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 4% मजबूत है बोर्ड मीटिंग से पहले। रॉयल ऑर्किड में तेजी देखने को मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसा कि अनिल कह रहे थे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक इसको लीड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में रीजिग हुआ है या फिर कहें जो उसमें बदलाव हुए हैं उसके चलते इनफ्लोज आएंगे करीब करीब $523 मिलियन के एक्सिस बैंक में, और इसीलिए देखिए 2.5% की तेजी के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ। भेल में तेजी है, नतीजों से पहले हिंडाल्को में तेजी है। नोवालिस के अच्छे नंबर्स आए थे तो हिंडाल्को में यहां पर लोग तेजी कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस यही कि इसके नंबर्स भी आज अच्छे आएंगे। यस बैंक में भी तेजी इसीलिए ही देखने को मिल रही है क्योंकि MSCI इंडेक्स में जिस तरह से इनफ्लोज देखने को मिलेंगे उसमें करीब करीब $224 मिलियन का इनफ्लो इसमें भी आएगा, इसीलिए यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में साफ तौर पर खबरों के दम पर देखने को मिल रहा है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज देखिए थोड़ा कमजोर है, शुगर शेयर कमजोर है। धामपुर शुगर 4-4.5% नीचे आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपसे कह रहे थे MSCI इंडेक्स में एक्सपेक्टेशंस ये थी कि पिडिलाइट में चेंजेस होंगे, ये शामिल होगा, ऐसा नहीं हुआ है। और पिडिलाइट में देखिए 1% की गिरावट के साथ इस समय कारोबार हो रहा है। बजाज फिनसर्व एक और ऐसा स्टॉक है जो इस समय करीब करीब 2% के आसपास नीचे इसीलिए ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि यहां पर भी मायूसी हाथ लगी है। तो खबरों के दम पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन SBI पर नजर रखिए, ये शेयर नतीजों से पहले कमजोर है। ये शेयर इंपॉर्टेंट है आज के दिन सेकंड हाफ में दिशा तय करने के लिए। नंबर्स कमजोर आए तो नीचे जाएगा और मूड खराब करने का काम कर सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल किया। टॉप गेनर LIC हाउसिंग फाइनेंस वायदा कारोबार का टॉप पिक आशीष चतुर्वेदी की। आशीष जी ने क्या स्टॉक रिकमेंड किया देखिए, खुलते दौड़ लगा रहा है तेज, और साथ ही एक्सिस बैंक देखिए 2% मजबूत है। लेकिन एक स्टॉक जो हमेशा से हेमंत के रेडार पर रहता है आज मेरे रेडार पर आया है, वो लाते हैं आपके सामने। नोसिल का शेयर लाइए। और NSE पर क्या हो रहा है, नोसिल में जबरदस्त कारोबार हो रहा है। नोसिल में भारी भरकम वॉल्यूम, नोसिल का शेयर 2% नोसिल की इक्विटी बदलती हुई दिख रही है और 31,15,000 शेयरों का ट्रेड नोसिल में होता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ, और हेमंत इसलिए मैं बजाय इसके ज्यादा डिटेल्स बताऊं क्योंकि आपने कई बार स्टॉक 2020 में इसे रिकमेंड किया है और स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी। बड़ा एक्शन हो रहा है वो नोसिल में। रबड़ केमिकल के ऊपर जिस तरह सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का बढ़ाने का फैसला किया था, उसके चलते ये खबर के चलते आप देखिए 2-3 दिन पहले ये स्टॉक फोकस में था, आज वापस से रिन्यूड बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। % हिस्सेदारी बदलना बड़ी चीज है, मतलब इतना वॉल्यूम है और जनरली इस तरह के स्टॉक्स में आप इतना बड़ा एक्शन वॉल्यूम के लिहाज से देखते नहीं है। तो ये बड़ा केमिकल कंपनियों के लिए देखिए समय काफी अच्छे आ रहे हैं, समय अच्छा चल रहा है। तो वागले साहब फटाफट नोसिल के चार्ट्स टारगेट बताएं, और क्या ये कोई ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है? वॉल्यूम पे ब्रेकआउट तो मिल जाएगा आपको इस डील के चलते, लेकिन प्राइस में भी कोई ब्रेकआउट है? देखिए 7% मजबूत है। मुझे लगता है ये 62-63 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 57 के नीचे होना चाहिए। 57 के नीचे स्टॉप लॉस और 62 तक के टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। तो इस शेयर पर रखिए नजर। कैश मार्केट का स्टॉक आज आपने पिक किया है जनरली आप एफएनओ का शेयर एक्चुअली एफएनओ का भी है लेकिन बड़ी नहीं है, और वो स्टॉक इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, अब जस्ट अभी हुआ है 20 सेकंड पहले आदित्य बिरला नुवो में देखिए क्या दो बड़े ट्रेड दिख रहे हैं यहाँ पर। एक 50,000 का है, एक 42,000 शेयर का है एबिनो में, और अलग अलग प्राइस 1253 और 1270 पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रखिए, ये ट्रेड वेट की कोई 22%, और वो देखिए आप ग्रासिम 7% नीचे।
तो जो फंड मैनेज, देखिए ये जो शेयर था ना, ये ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो थे, लेकिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी जो है ना वो फंड मैनेजर्स के पास थी। इस फॉल से ये समझ में आता है कि वो निराश हैं, और मुझे लगता है कि अभी कंसर्न्स उठाए जाएंगे। इस डील को आगे बढ़ाने के लिए कोई फेवर में है नहीं बाजार में। ऐसी कॉम्प्लेक्स डील करने की जरूरत क्या है? एक्चुअली दिक्कत ये है कि आप, अच्छा एक और बड़ी बात जो शायद हम करना रहेगी, एक्चुअली इनडायरेक्टली इस डील के बाद ग्रासिम में प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ जाएगी। जी हाँ, बढ़ने वाली, इसीलिए तो किया गया। ये पॉइंट हम बोलना मिस हो गया था, लेकिन ये एक और नेगेटिव है। तो लोगों को लगता है कि फिर आप रिस्ट्रक्चरिंग करके क्यों स्टेक बढ़ाना, तो मतलब कोई रीजन नहीं था। अभी ये कितना रिएक्शन क्या देता है ये तो हर एक फंड मैनेजर के मूड पे बदल सकता है। मैं तो सिंपल चीज एक जानता हूँ, देखिए टॉप बाय था मुझे सारे फंड मैनेजर्स का। मुझे अगर इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, मेरे पास लंबी लिस्ट है खरीदने की, बहुत ऑप्शन है एनबीएफसी और फाइनेंशियल। मुझे अगर मेटल्स में इंटरेस्ट है मैं हिंडाल्को लूंगा, मुझे टेलीकॉम में अगर इंटरेस्ट है लेना ही है तो आइडिया लूंगा, सीमेंट में है तो अल्ट्राटेक लूंगा, मैं ग्रासिम और एबिनो तो कभी नहीं लूंगा। बिल्कुल, चलिए तो ये हैं आज के बड़े वाले एक्सीडेंट्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और मुझे दुख ये होता है कि ये शेयर ज्यादातर फंड मैनेजर्स के पास थे और उन फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था और सब लोग मानते थे कंसेंसस बाय थे। और एबिनो तो खास तौर पर आप किसी से ही पूछिए, जिस तरह की वैल्यू सम ऑफ द पार्ट्स जोड़ जोड़ के लोग बताते थे। अच्छा 6 महीने का चार्ट दिखाइए, पता चलेगा कि वो कहते हैं ना कि 9 दिन चले अड़े और एक दिन में पूरा आधा पीछे आ गए। तो 30-25% अगर एक दिन में निकल जाता, 25% बढ़ने में वक्त लगता है। लंबा चार्ट दिखाइए जरा, 6 महीने में 60% बढ़ा हो। हालांकि आज की प्राइस को एडजस्ट करके 60% है, लेकिन आप देखिए अदरवाइज ये 80-90% ऊपर था। जी चलिए थोड़ा रिलीफ ऐसा लग रहा है कि आता हुआ दिख रहा है। अब निचले स्तरों पर थोड़ा सपोर्ट ही है, वो कोई तेजी नहीं। 1176 का लो बनाने के बाद 1225 निचले स्तर से 50 रुपए ऊपर आया है आदित्य बिरला नुओ। अच्छा यहाँ पर देखते हैं हमारे एक्सपर्ट में किसी में हिम्मत है क्या खरीदने की। फटाफट एक क्विक पोल करवा देता हूं मैं। एक ही जवाब लूंगा आप चारों से, खरीदे या बेचे इस लेवल पर। इस वक्त है 1232। मयूरेश, खरीदे या बेचे एबिनो? दूर रहे अनिल जी, दूर रहे। तीसरा ऑप्शन भी आ गया। ओके, नहीं फेयर इनफ, दूर रहे। चलिए राकेश। अनिल जी खरीदना चाहिए। 1100 मुझे बेस लगता है, 1100 के नीचे मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। थोड़ी सी और गिरावट बढ़े तो लें और मौजूदा स्तरों पे पैनिक ना करें। अब आपका क्या राय है? सेल ऑन राइस, उछाल में बिक वाली। और चतुर्मोता साहब? मैं अवॉइड करूंगा। तो 2 लोग कह रहे हैं अवॉइड करिए। और ठीक बात भी है। खरीदना चाहते हैं वो नीचे और बेचना चाहते हैं वो ऊपर, यानी कि बेसिकली ये नो ट्रेड लेवल है। एक्चुअली सही भी है, गलत नहीं है। चारों एक्सपर्ट्स अगर मिलकर आपको ये राय देने तो उसका रीजन है कि इस तरह के भारी उतार चढ़ाव वाले शेयरों में शुरुआती मिनटों में कुछ भी होता है, कुछ भी 100 रुपए ऊपर नीचे होना आसानी बात है। तो चलिए 28,000 का स्तर इससे अब हटाते हैं। सेंसेक्स पर नजर आ रहा है बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए 23 अंक ऊपर निफ्टी है, 8,600 के ऊपर निफ्टी भी टिका हुआ है। तो अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में बनस्पत इसके कि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और खासतौर पर पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसीलिए तेजी देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले एसबीआई देखिए आप थोड़ी कमजोरी दिखाता हुआ, इलाहाबाद बैंक के नतीजे आ जाने वाले हैं, ये शेयर भी दबाव में इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो पीएसयू बैंक्स में कमजोरी है, लेकिन आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का दिन है। अनिल, कल भी हम कह रहे थे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और जिस तरह से सेबी अब आगे आया है और सेबी ने कहा है जो बॉन्ड्स हैं उसमें म्यूचुअल फंड अब ज्यादा हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। आप देखिए डीएचएफएल का शेयर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक 2.5% मजबूत है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे आशीष चतुर्मोता जी, यहां पर खरीदारी करिए, ये 2% की तेजी दिखा रहा है। और लोग पीएसयू बैंक से काफी डिसअपॉइंट हुए हैं नतीजों से, ये सेक्टर उससे बेटर दिख रहा है अब नहीं? ये बात तो तय है कि सरकारी बैंक पीएसयू बैंक से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां बेहतर दिख रही, लेकिन एक चीज जो हेमंत देखा हूं मैं, ग्रासिम और एबिनो से नजर हट नहीं रही, एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है ग्रासिम में, 6.5% स्टॉक कमजोर है, वायदा कारोबार में ओपन इंटरेस्ट में 16% का इजाफा है। देखिए यानी कि शॉर्ट्स बने हैं। अब आइए एबिनो में, एबिनो में क्या हो रहा है, कमजोरी है 21% की और ओपन इंटरेस्ट घटा है 2%, यानी कि हो ये रहा है एबिनो में तेजी की पोजीशंस कम हो रही है और ग्रासिम में शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो अब आशीष सवाल आपके लिए, पहला वाला तो ज्यादा आसान था, आपने हाँ ना दूर रहे सब कर दिया। अब ये बताइए एबिनो शॉर्ट या ग्रासिम शॉर्ट एबिनो लॉन्ग पेयर ट्रेड होगा?
देखिए अनिल जी, मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली बिल्कुल जैसा आपने कहा ग्रासिम लॉन्ग और जो भी मतलब मैंने तो आइडिया दिया आपको, ग्रासिम लॉन्ग लगता है, ग्रासिम शॉर्ट लगता है, जो भी करे दोनों में एक पेयर ट्रेड चाहिए मुझे। जी, तो मेरा ये मानना है कि अगर से पेयर ट्रेड को सही तरीके से देखा जाए तो ग्रासिम शॉर्ट, ग्रासिम लॉन्ग और आदित्य बिरला नोवो शॉर्ट, यही स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि देखिए इसके अंदर में जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर में ग्रासिम के भी शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर मिलेंगे, और जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ग्रासिम के अंदर में कहीं ना कहीं जो पेयर ट्रेड है वो लॉन्ग साइड के अंदर ज्यादा फेवर करता है। बट इस स्ट्रैटेजी के अंदर में मेरा ये मानना है कि 3 से 4% का आपको टोटल एक्सपोजर पे स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि उसके बाद अगर से ये स्टॉप लॉस कोई हिट करता है तो मुझे लगता है जो रेशियो है वो काफी अनफेवरेबल हो सकता है, और आप साइड में मुझे मेरा मानना है 6-7% का गेन इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा बनाकर दे सकती है, लेकिन आप देखिए सेंसेक्स निफ्टी में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जरूर है, लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट कहते हैं तेजी का ध्यान रखना चाहिए, और एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर इस समय। आपकी थीम आज काम कर रही है। नोसिल के अलावा एक और स्टॉक मिला है मुझे आप ही की स्पेस का, केमिकल का, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है, हालांकि लिक्विड कम है, नवीन फ्लोरिन। ये स्टॉक लाइए, ये भी फ्लोरिन और केमिकल के कारोबार में ये कंपनी है। नवीन फ्लोरिन में भी एक ट्रेड हुआ है, 1/3% हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है कंपनी की बीएससी पर। बीएससी पर ये स्टॉक आपके सामने लाते हैं, वहां वॉल्यूम वहां पर मेरे ख्याल से कुछ और ट्रेड हुए हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे पास जो डील रिपोर्ट हुई वो अभी तक सिर्फ 32,000 शेयरों की दिख रही है, लेकिन यहाँ तो भारी भरकम कारोबार है, 4.5 लाख शेयर, बहुत बड़ा कारोबार कहा जाएगा 4.5 लाख शेयरों का इनका। ये भी केमिकल कंपनी एक्शन में। जी हाँ, नवीन फ्लोरिन दरअसल हीरो, ये जो अपने बॉम्बे डाइंग ग्रुप की कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। ये भी एक तरह से देखिए इसमें भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स वाला मामला है, काफी सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसके शेयर ये कंपनी ओन करती है, तो ये प्योर केमिकल कंपनी नहीं है, इसके पास काफी सारे शेयर अलग अलग दूसरी कंपनी के। एक और शेयर बता दूं जो आज आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जहां पर एक्शन होता दिख रहा है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो आप एक्शन की बात कर रहे थे, देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस, फटाफट देखिए ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा इजाफा कहाँ है, ग्रासिम के बाद दीवान हाउसिंग फाइनेंस में। कोई खबर नहीं है, ऐसा नहीं आज कोई खबर, बिना खबर के जहां पोजीशन बनती दिखती वो स्टॉक मेरे रडार पे फटाफट आती, क्योंकि रिजल्ट है, खबर है, कल जो हमने बताई थी कल वाली होगी। आज कोई खबर नहीं, आज लोग ले रहे हैं, इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। तो ये स्टॉक, और इसके ठीक पीछे LIC हाउसिंग फाइनेंस जो आशीष ने रिकमेंड किया, तो आशीष आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस भी चल रहा है, दीवान हाउसिंग का फेवरेट है दीवान। हाँ, बिल्कुल का, उनके सारे शेयर चल रहे हैं एक्चुअली, उनका समय चल रहा है, ये कहना चाहिए, ठीक होगा। एस्कॉर्ट, एप्टेक और क्या क्या नहीं, डेल्टा। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो बढ़ चुका है 3%, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस में भी अब 3% की बढ़त है। यहाँ ओपन इंटरेस्ट 5.25 लाख शेयरों से बढ़ा है, तो दीवान में खरीदारी की जाए 266 पर। अनिल जी, आपको याद होगा लास्ट वीक हमने 229 पे स्टॉक को रिकमेंड किया था, थर्सडे पे इसी समय, और तब से ये स्टॉक ऑलरेडी 15% की बढ़त दिखा चुका है, और मेरा ये मानना है कि और 15% यहां से बढ़ सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कम से कम 300 के स्तरों को क्रॉस करने का, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर में पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग, और कोई भी डिप आए 255 तक की, उसके अंदर में पोजीशंस को आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक जब तक 255 के नीचे नहीं जाता, मेरा ये मानना है 300-310 के स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, एनसीडीज को जिस तरह से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के इशू, एनसीडी गुना बनना, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। मैं तो सोच रहा हूँ ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इतना पैसा रेज कर रही है, रियल एस्टेट कंपनियों को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो ये कर्ज देने वाली है, और कर्ज दे के लोग क्या खरीदेंगे। जी हाँ, कर्ज दे के लोग तो खरीदने वाले रियल एस्टेट ही। रियल एस्टेट स्टॉक्स क्या खरीदारी करनी चाहिए, सोचना चाहिए, या थोड़े दिन और अवॉइड करें? मयूरेश, आपसे राय लेना चाहता हूँ। नहीं, हेमंत जी, आई थिंक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक ही रहेगा, और अगर हम एक 2 क्वार्टर का नजरिया लें तो शायद इंप्रूवमेंट ड्रास्टिकली ना दिखे, पर अगर लंबा नजरिया हो तो आई थिंक स्पेसिफिक कंपनीज बिल्कुल देखी जा सकती है। टेक फॉर इंस्टेंस सोभा लिमिटेड, मेरे ख्याल से आई थिंक जो इसकी साउथ बेस्ड एक डोमिनेंस है, और जैसे स्प्रेड हो रहे हैं अक्रॉस वेरियस सिटीज, मेरे ख्याल से आई थिंक अर्निंग्स कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। मैनेजमेंट ने हालांकि आई थिंक FY17 का गाइडेंस FY16 के तौर पर ही रखा है, बट इन माई ओन ओपिनियन आई थिंक जैसे आप राइटफुली कह रहे हैं, एज द कॉस्ट ऑफ फंडिंग स्टार्ट्स कमिंग डाउन, जैसे मॉर्गेजेस की मात्रा बढ़ती है, जैसे सप्लाई डिमांड डायनामिक्स में एक फेवरेबल इंपैक्ट देखने मिलता है, आई थिंक FY18 ऑनवर्ड्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैन इंप्रूव। तो अगर सोभा डिक्लाइन होता है करंट लेवल से, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट कैन बिकम वेरी गुड बेट, लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए, क्योंकि अगले 2 क्वार्टर का परफॉर्मेंस शायद म्यूटेड या सॉफ्ट ही रहे।
इसके अलावा देखिए डेल्टा कॉर्प क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, 3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आप कोई स्टॉक की बात करने वाले थे? आशीष एक स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहा है। आशीष, कौन सा स्टॉक मिल रहा है आपको? अनिल जी, मेरा मानना है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक एक कम से कम 5-6% की बढ़त दिखाने की तैयारी कर रहा है। 795 पे चल रहा है। मेरा मानना है 785 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 830, 835 के टारगेट्स नेक्स्ट 3-4 दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो DHFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस और अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन्हीं का दिन है लगता है। तो मयूरेश, क्या ये खरीदे जाए हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक? आपको पसंद है? बिल्कुल अनिल जी, आई थिंक आई बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक काफी समय से। मुझे लगता है जैसे आप एनसीडीज की बात छेड़ रहे थे, एनसीडी से इनको एक 100 बिप्स का बेनिफिट डायरेक्ट आता है बैलेंस शीट के ऊपर। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स इतने प्रोपोर्शन में रिड्यूस होते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो मॉर्गेजेस की ग्रोथ हम देख रहे हैं, एडिशनल कैपिटल मिलती है टू फ्यूल बैलेंस शीट एक्सपेंशन। ऑन द अदर साइड आई थिंक अगर हम एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स देखें तो स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक दैट इज रिसीडिंग। तो इंडिविजुअली अगर हम स्टॉक्स को देखें विद इन द स्पेस इटसेल्फ, आई थिंक जो रिटेल ओरिएंटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जैसे LIC है जिसकी मात्रा आई थिंक काफी हाई है, आई थिंक वहां पे मॉर्गेजेस एडवांसेस ग्रोथ कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी आई थिंक जो स्प्रेड्स और निम्स हैं, आई थिंक दे शुड बी एबल टू एक्सपेंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूं और क्लियर डिस्क्लेमर, आई थिंक वी कैन बी होल्डिंग दीज इन आवर पोर्टफोलियोज। चलिए, तो नजर रखिए, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है। और वैसे भी आज इस सेक्टर की बारी इसलिए भी आप कह सकते हैं जब इतने सारे दिग्गज PSU बैंक्स के नतीजे हों तो वो सेक्टर तो सब लोग वेट एंड वॉच के मोड में होंगे। अगर फाइनेंशियल सेक्टर पसंद है तो आप देखिए 2 स्टॉक्स जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं आज के दिन, वो पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा येस बैंक। और दोनों के पीछे कारण वही जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, ये शेयर इतने दौड़ चुके हैं, तो अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। इसके अलावा नजर रखिए IDFC बैंक पर भी, ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। नतीजों से पहले हिंडाल्को भी मजबूत है और वोल्टास और भेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। IIP के जो आंकड़े हैं वो आज देर शाम आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि 2% के आसपास के वो नंबर हो सकते हैं। तो कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी मजबूती देखने को मिल रही है, खासतौर पर इन दोनों स्टॉक्स में इसी एक्सपेक्टेशन में कि IIP मजबूत रहेगा फिगर। और फाइनली राहत के संकेत एबीनुओ के लिए नहीं, ग्रासिम के लिए। ग्रासिम की गिरावट थोड़ी कम हुई है, अब ग्रासिम महज 2% कमजोर है, लेकिन एबीनुओ अभी भी 19% कमजोर है। यहां पर अभी भी मार पड़ती दिख रही। तो 1225 रुपए के आसपास का पोल अब 1270 के आसपास का दाम यहां पर होता हुआ दिख रहा है। OMCs की बात हम सुबह कर रहे थे कि ये कमजोर होंगी। BPCL देखिए 2% के नुकसान के साथ टॉप लूजर है। मिड कैप सरकारी बैंक मिक्स सा रुझान दिखा रहे हैं, थोड़ा ढीले की तरफ ही है। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, OBC, SBI, ये तमाम शेयर जो थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। इंडिया सीमेंट जो वायदा कारोबार के बैन में, LIC हाउसिंग फाइनेंस की तो रफ्तार, आशीष जी क्या कमाल कर रहे हैं आप, 4% भागा ये। इवन दीवान हाउसिंग अभी भी मजबूत है अच्छा खासा। इंडिया बुल्स हाउसिंग में अब 800 रुपए के आसपास के लेवल आते दिख रहे हैं। तो मजबूत तो यही स्पेस है जहां पर मिड कैप्स में, हाई बीटा में जहां ट्रेडर्स का पैसा बन रहा है। जी हाँ, तो ये स्पेस अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही है। साथ ही डेल्टा कॉर्प, NCC, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी आज के दिन दिखाने में कामयाब रहे हैं। और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में भी आप देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। तो आज मूड हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन देखिए पॉजिटिव है बाजार का। 2 दिनों की गिरावट के बाद कल हम संभले और आज मजबूती को और बढ़ा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस की बात है। 15 अगस्त से पहले जो सोमवार है, छुट्टी के दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, उससे पहले यहाँ पर बुल्स थोड़े कॉन्फिडेंट होते हुए। वक्त है हमारे विशेषज्ञों से विदा लेने का। संदीप बागले साहब, आशीष चतुर्मोता जी, मयूरेश जोशी जी और राकेश बंसल जी, आप सभी का धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। वेदा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और MD ज्योति वर्धन जयपुरिया जी अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, आज 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है, 55-56 अंक की बढ़त निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। अर्निंग सीजन के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। आपसे सवाल मेरा ये है कि अब तक जो अर्निंग सीजन हुआ है वो आपको कैसा लग रहा है, और इस अर्निंग सीजन के बाद अब आपको क्या लगता है, थोड़े डाउनग्रेड्स आएंगे या कुछ अपग्रेड्स की भी किसी सेक्टर्स में आप अपेक्षाएं कर रहे हैं? अपने अर्निंग सीजन शुरू किए थे तभी अनुमान था कि है ना इस सीजन भी 4-5% का करीब अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। तो अर्निंग सीजन मॉडलेस उस लाइन पर ही रहा है। थोड़े डाउनग्रेड्स देखने को मिले हैं क्योंकि एनालिस्ट अपने देखे लास्ट 5 साल से
हर बार फाइनेंशियल ईयर चालू करते हैं काफी ऑप्टिमिस्टिक होके और धीरे धीरे जैसे नतीजे आते जाते हैं हर क्वार्टर वो अर्निंग्स डाउनग्रेड करते रहते हैं। तो इस सीजन में भी वही देखने को मिला है, अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं करीब 2% से पूरे फिस्कल 17 के अर्निंग्स का। मेरा अनुमान है कि अर्निंग्स धीरे धीरे अब रिकवर होएगा और ये सीजन भी वही अनुमान दे रहा है कि जैसे अपने जाते रहेंगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17 में अर्निंग्स अपग्रेड होते रहेंगे, शायद है ना लास्ट क्वार्टर अपने को अपग्रेड देखने को मिलेगा डाउनग्रेड के बावजूद। मेरा अनुमान है FY18 में 15% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाना चाहिए इंडिया में। ओके, 15% अर्निंग ग्रोथ अगले साल के लिए ये अनुमान करके चल रहे हैं। लेकिन अब अर्निंग के लिहाज से जो एक बड़े दिग्गजों में सरकारी बैंक्स अभी भी बचे हुए हैं और अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं बैंक्स के वो मजबूत तो दिख नहीं रहे। क्या किया जाए सर, सरकारी बैंक्स इतने रनअप के बाद निवेश के लायक हैं या फिर नतीजों को देखकर अभी कम से कम थोड़ा और इंतजार कर लेना ठीक है? मेरे ख्याल से थोड़ा और इंतजार करना ठीक है। उस पर अपने देखे तो है ना शेयर प्राइस भी काफी बढ़ गए, लास्ट 2-3 महीना में अच्छे बढ़त देखने को मिले हैं। ये रिजल्ट्स वही दिखाते हैं कि अभी जो एनपीए और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स का मामला है जल्दी से सुलझता नहीं है, अभी भी 2-3 क्वार्टर और लगेगा उनको जब तक है ना पूरे स्ट्रेस एसेट्स को अपने है ना रिकग्नाइज नहीं कर ले। सर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं इस बड़े कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। आदित्य बिरला नूवो का जो मर्जर ग्रासिम के साथ हो रहा है, काफी सारे लोग इस ग्रुप के ऊपर बुलिश थे, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग के चलते आज और कल और पिछले 2-3 दिन में देखिए क्या बड़ी वेल्थ इरोजन हुआ है इन स्टॉक्स में। आपने किस तरह से रीड किया इस बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को? मेरे को स्पेसिफिक तो कंपनीज पे बात नहीं करना है, पर यदि अपने ब्रॉड लेवल पे देखें तो मार्केट को कभी भी ऐसे बड़े बड़े होल्डिंग कंपनीज अच्छे नहीं लगते हैं। होल्डिंग कंपनीज में हरदम डिस्काउंट होते हैं, तो मार्केट के लिए जो क्लीनर स्ट्रक्चर है वो हरदम मार्केट को ज्यादा पसंद आता है। होल्डिंग कंपनी में हरदम डिस्काउंट दे देते हैं मार्केट। और जो जैसा कि ग्रासिम में एक बड़ी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, कई तरह के कारोबार होंगे, 5 तो बड़े कारोबार और छोटे कारोबार की तो लिस्ट लंबी है, तो जाहिर सी बात है कि बाजार को शायद वो कम पसंद आए। लेकिन फिलहाल एबीनो आज 19% नीचे और उसकी वजह है कि रेशियो जो आया है स्वैप रेशियो वो एबीनो के फेवर में नहीं। लेकिन इस बीच बाजार पर रखी नजर दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 8650 के पार निकल गया, सेंसेक्स 225 अंक ऊपर हो चुका है, तो 0.1% तक की तेजी बनती हुई दिख रही है दिग्गजों में। और बैंक निफ्टी भी अब साथ देने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है बाजार की, तो ये इस वक्त बाजार का रुझान है। एक स्पेस जहां नतीजे बेहद मजबूत दिख रहे हैं, ज्योति सर आपसे राय लेना चाहता हूं, एफएमसीजी दमदार वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है और जिस तरह से मॉनसून है और 7th पे कमीशन की बातें कही जा रही, तो क्या लगता है ये सेक्टर इतनी तेजी के बाद भी निवेश के लायक है, ग्रोथ बरकरार रहेगी और वैल्यूएशन को देखे बगैर पैसा लगाना चाहिए? तो ये सेक्टर में ग्रोथ अच्छा रहेगा। अभी जैसे मानसून आएंगे तो उसके बाद है ना वॉल्यूम ग्रोथ सुधरना चाहिए और है ना मार्जिन भी अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि जैसे ऑयल उनके रॉ मटेरियल है एक तरह से, और मार्जिन ठीक रहना चाहिए। मेरे को बस वैल्यूएशन सेक्टर में काफी महंगे हैं, तो उस हिसाब से जो भारत में अर्निंग्स चेंज आना चाहिए वो अर्निंग चेंज कोई दूसरे सेक्टर में ज्यादा अर्निंग्स चेंज आएंगे तो वो रिलेटिवली सस्ता दिखते हैं। तो ये अच्छे कंपनीज हैं पर महंगे हैं काफी। ओके, चलिए तो अच्छे हैं लेकिन थोड़े से महंगे हैं। आज हम देख रहे हैं फिर से आईटीसीएल, देखिए कल भी मार्केट को सुधारने का काम स्टॉक ने किया था, आज भी आईटीसी एचयूएल जैसे शेयर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में हम बार बार बता रहे हैं एक्सिस और येस बैंक नए 52 वीक हाई पर है। जिस तरह से इन्फ्यूजन और होगा एमएससीआई इंडेक्स में आने से यहाँ पर फंड फ्लो और बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन आज के दिन देखने को मिल रहा है। सर ऑटो पर भी आपसे एक राय लेना चाहता हूं, इस सेक्टर ने क्या जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, आज भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसमें आपको क्या पसंद है, टू व्हीलर ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां, खासतौर पर एग्री फोकस कंपनियां, या आपको लगता है कमर्शियल व्हीकल्स में अभी भी दम है? तो
ये पूरा सेक्टर मेरे को अच्छा लगता है, पर उसमें सबसे ज्यादा मेरे को ट्रैक्टर्स पसंद है अभी, क्योंकि 2 साल से ट्रैक्टर अच्छे नहीं कर रहे थे, मॉनसून ठीक नहीं थी। तो अभी अगले 18 महीने में ट्रैक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ काफी आएंगे। ये कंपनीज के शेयर में काफी अर्निंग्स ग्रोथ चेंज देखने को मिलेगा। मेरे अनुमान से ये छोटे ट्रैक्टर कंपनीज में 50% तक अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है अगले 2 साल में। जी ज्योति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। बाजार बेहद मजबूत है, 350 अंकों का बड़ा उछाल हो चुका है। सेंसेक्स में 1% ऊपर 8666 ये लेवल है जहां पर बाजार इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आपको 8700 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा हेमंत पहला टारगेट 8650, दूसरा 8675 दोनों हासिल हो चुके हैं, आज के लगभग हासिल होने की तैयारी में है। तो देखते हैं, मजबूती तो जबरदस्त हो रही है। बैंक निफ्टी देखिए अच्छा हुआ कि आज का शॉर्ट कॉल नहीं था, सिर्फ बाय कॉल था और ये भी 18,800। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बुल्स फुल फॉर्म में है, ये नजर आ रहा है। चलिए एक और दिग्गज एक्सपर्ट को अब शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है बाजार पर। यस सिक्योरिटीज के सीईओ कपिल बाली जी हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे स्टूडियोज में हैं। बाली साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ता भी ऐसे ही देखा हमने, पहले 3-4 दिन तो थोड़े ठंडे रहे, लेकिन फ्राइडे को अचानक से बुल्स फॉर्म में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही आज भी हो रहा है। ये बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पर? अर्निंग सीजन अब लगभग खत्म होने के कगार पर है, अब यहां से आगे की दिशा कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग जी। मेरे ख्याल से वीकेंड का भी असर होगा, लेकिन आई थिंक देखिए अर्निंग तो, अगर अर्निंग की बात है तो थोड़ी पैची ही रही है। कहीं पे रिकवरी है, कहीं पे, और ओवरऑल तो पैची रहा है। और मेरा मानना यह है कि अभी मार्केट में सेकुलर ट्रेंड अपवर्ड दिखना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। जितनी भी गुड न्यूज वगैरह है और अच्छी खबरें थी वो मार्केट में ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि थोड़ा मानसून भी आई थिंक लार्जली अभी इनबिल्ट हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से जो सबसे बड़े पॉजिटिव फैक्टर है जो आगे भी काम आएंगे मार्केट को आगे चलाने में, वो अभी इस वक्त ग्लोबल है और ग्लोबल लिक्विडिटी है और ईएम में आता हुआ पैसा है, जिसमें इंडिया भी काफी भागीदार है। बट डोमेस्टिक न्यूज मेरे ख्याल से काफी हद तक अभी पूरी है। जो देखने का रहेगा वो H2 में जो अर्निंग्स है वो मेन रहेगा, और उसका लग रहा है कि क्योंकि अच्छा मानसून रहा है, अच्छा कंजम्पशन आना चाहिए, तो कंजम्पशन स्टोरी आनी चाहिए H2 में। बट एज ऑफ नाउ मेरे ख्याल से सेकुलर ट्रेंड नहीं रहेगा, मेरे ऊपर नीचे थोड़ा रेंज बाउंड, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा अभी ट्रेंड। तो यानी कि पहला तो ये कि ग्लोबल मार्केट्स पर नजर रखें जी, बिल्कुल, और दूसरा है कि वो वन साइड तेजी वाला मामला अब खत्म हो गया, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो पिछले हफ्ते भी 200 पॉइंट का निफ्टी का मूव इंट्रा वीक, करेक्ट, इस बार भी लगभग वैसे ही 200 पॉइंट का हो गया। तो ये रहेगा। अब इन लेवल्स पर लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, बिकवाली भी, दोनों एग्रेसिव है। तो बिलो लेवल्स पे देखा जाए जब मार्केट नीचे थोड़ी आ रही है तो काफी डिमांड आ रही है। तो ये कहना कि डिमांड नहीं है वो नहीं है, लेकिन डिमांड अब वो प्राइस पॉइंट्स पे है जहां निवेशक को लग रहा है कि उसको वैल्यू मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये वो बैलेंसिंग चल रही है मार्केट के अंदर। और इसके चलते अगर एक और भी है कि आप अगर क्रूड का भी प्राइस देखें तो वो भी कहीं जा नहीं रहा है, वो भी नीचे की 40 और $41 $42 के आसपास ही जा रहा है, कोई $50 की तरफ भी मूवमेंट नहीं है। विच मीन्स इकोनॉमिकली वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी मेरे ख्याल से वीकनेस है अभी भी, जबकि यूएस भी रिकवर कर रहा है। सो काफी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज हैं जो बैलेंसिंग चल रही है। तो मुझे नहीं लगता यहां से कोई ऐसा गिरावट भी आने वाली है, लेकिन सेकुलर ट्रेंड भी नहीं बनने वाला है। तो आप थोड़े से कॉशियस साउंड कर रहे हैं भाई साहब, ये बताइए तो जहां पर मुनाफा हो रहा हो उसको बांध लेना चाहिए क्या, और वो कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर आप चाहेंगे प्रॉफिट बुकिंग इस समय कर लेनी चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग तो हर लेवल पे करनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या गोल्स हैं और निवेशक के क्या गोल्स हैं। प्रॉफिट तो रिमूविंग मनी फ्रॉम द टेबल लग रहे हैं जहां आपको लगता है वहां से चढ़ने का, तो मुझे ये लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी छोड़ के जो भी है वहां पे तो डेफिनेटली देखना चाहिए, अगर कि आप कितने जो भी आपके गोल्स थे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी थे। लेकिन कंजम्पशन स्टोरी में अगर आपको इमीडिएटली ज्यादा, अगर आपको जिसको कहते हैं यू डोंट रिक्वायर द मनी, देन यू शुड स्टिक अराउंड, क्योंकि इसमें इस वक्त 2016 मेरे ख्याल से कंजम्पशन स्टोरी का ईयर है। तो उसके अंदर आपके इंफ्रा भी हो गए, ऑटो हो गए, FMCG हो गए, हाउसिंग हो गया,
ये सारे सेक्टर्स बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। ओके तो कंजम्पशन पे अब डिपेंड करता है H2 में, अर्निंग्स पे आई थिंक। और दूसरा एक और भी है, इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो PSU बैंक्स का मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, क्योंकि आपका एक बहुत साइजेबल पोर्शन निफ्टी और इनका सेंसेक्स वगैरह का ये बैंकिंग है। तो मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में तो इतना मार्केट शायद नहीं उम्मीद करेगा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से PSU बैंक की परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत एक्सपेक्टेशन आएगी अगर आपको मार्केट चलाना है। आपको कहने का मतलब ये कि अगले तिमाही से इनके नतीजे सुधरने चाहिए। बिल्कुल, इसमें अगर सुधार तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, लेकिन गिरावट खराब कम होना चाहिए। तो आपने देखा पीछे भी थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट्स आए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पे है। तो जो इसका मेन है वो एसेट क्वालिटी पे है। तो अगर उसमें राइट स्टेप्स, राइट डायरेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, विच आई पर्सनली फील Q3 में दिखना शुरू हो जाता है, बिकॉज दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर सेंसेक्स इटसेल्फ। और क्या हाइलाइट्स रही इस तिमाही के नतीजों की, अगर हम आपसे पूछें? पेंट सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, सीमेंट कंपनियों में दूसरी तिमाही लगातार यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। ये सेक्टर्स क्या आपको पसंद है, और क्या बाजार अब इसको और ज्यादा पी मल्टीपल देने के लिए तैयार है, या आपको लगता है ये एक्सपेंसिव है इस समय? अगर इंफ्रा देखें तो लास्ट 6 मंथ मैं ये बोलूंगा कि इंफ्रा में इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंफ्रा वाले स्टॉक्स में इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन स्केल दिखी है। यस, गवर्नमेंट की तरफ से जो और होना चाहिए वो मेरे ख्याल से अभी भी बाकी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थोड़ी लो ही है अभी भी। तो ये भी स्टेप इन करना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 3 months to 6 months फ्रॉम अदर सेक्टर्स, जो मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने 8 महीने में अच्छे रहे हैं। वो उसमें प्राइवेट बैंकिंग भी बहुत अच्छा रहा है, जहां की इतना कुछ हुआ, बैलेंस शीट्स पे इतना स्ट्रेस आया, फिर भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव डन प्रीटी वेल। तो वो मेरे ख्याल से ये 2 फैक्टर है जो लास्ट 6 months में हैव डन वेरी वेल इन दिस। सर, ये बड़ा मर्जर जी, डीमर्जर, मर्जर, फिर पहले मर्जर, फिर डीमर्जर, फिर मर्जर, जो कल पूरा बिरला ग्रुप ने अनाउंस किया है, बाजार पसंद नहीं कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस की। क्या अब क्या करना चाहिए? इस तरह के मर्जर्स को कैसे देखें और निवेशक क्या करें? आई थिंक ये वाले जो तरह के बड़े न्यूज हैं, ये तो रैंडम न्यूज हैं। इसमें निवेशक कैन नॉट प्रिपेयर हिमसेल्फ। एक्चुअली फंड मैनेजर्स ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, कैसे प्रिपेयर करोगे आप? तो आई थिंक ये इट इज लेफ्ट टू द मार्केट। आई डोंट थिंक सो कि कंपनी ऑल्सो, आई वुड नॉट लाइक टू स्पेसिफिकली से ऑन दिस कंपनी, बट लार्जली दीज आर लेफ्ट टू मार्केट डायनेमिक्स। तो मार्केट ही इनको जज करता है। तो आई थिंक अभी भी ये पहला 1-2 दिन है, थोड़ा नी जर्क है। तो आई थिंक इसको न्यूज को सेटल होने में, आई थिंक थोड़ा कूल ऑफ होने में, थोड़ा और इसको समझने में मार्केट को थोड़ा और समय लगेगा। आई डोंट थिंक सो पूरी इन्फॉर्मेशन हैज बीन रियली अंडरस्टूड। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो आप सुबह से हाईलाइट करते कि कई बार इस तरह के मर्जर्स में दिक्कतें आती है। जरूरी नहीं कि आसानी से पार हो जाए, कब कोई कौन ऑब्जेक्शन ले ले, लीगल हर्डल्स आए। तो अब इसमें एक दिक्कत और भी है। दिक्कत क्या है कि अब ये मर्जर खराब समझकर अगर तमाम रिटेल इन्वेस्टर्स बेच जाए और पता चला कहीं कोई अड़ंगा आ गया और फिर शेयर भागने लगे ऊपर, तो फिर तो अभी एक्चुअली ये नो ट्रेड जोन है बेसिकली। वाली साहब है ना, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। पैनिक और एक पैनिक में ना खरीदे ना बेचे, बिल्कुल। लेकिन उतना पेशेंस और करेज भी चाहिए उसके लिए, और आपकी होल्डिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। बट आई थिंक फर्स्ट फ्यू डेज इज वेरी नी जर्क, और उससे पूरा इसका आंकलन लगाना कि ये सही है, गलत है या क्या है, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेच रहेगा। तो किसी भी ऐसे मर्जर में, नॉट ओनली दिस। मुश्किल होता है, देखिए ऐसा ग्रुप में स्पॉट करना कि क्या हो सकता है। लेकिन अब मोटा मोटी क्या ये समझना सही होगा कि जहां पर और एक्सपेक्टेशंस ऐसी की जा रही हैं, इसी तरह का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, उसे अवॉइड करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए हमने देखा वेदांता केन में इस तरह का हुआ, उसके बाद अब इस ग्रुप में ये हो रहा है, और आगे चलकर भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि क्या इस तरह की जहां भनक लगे अब लोगों को अवॉइड करना चाहिए या खरीदारी करने चाहिए? मौके आपको दिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं कहां बात? तो मुझे तो लगता है कि अगर आप नहीं हैं उसके अंदर तो अच्छा टाइम है बाई करने का। और मैंने ये देखा है कि जहां तक अपना ओपिनियन है कि जहां पे भी ऐसे फॉल्स आए हैं, यूजुअली नेक्स्ट 3-4 महीने 6 महीने में फायदा ही हुआ है। तो अगर आपको एंट्री चाहिए तो मुझे लगता है कि इससे अच्छे एंट्री पॉइंट नहीं है, क्योंकि सम ऑफ दीज कंपनीज आर वेरी गुड कंपनीज, और इनमें ऐसा कुछ, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, और इनके बिजनेसेस की लॉन्जिविटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 5-6 महीने के बिजनेस। एक चीज देखता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां
नाम वैल्यू अनलॉकिंग का है, लेकिन एक्चुअली वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो जाता है जिस भाव से करते हैं। अब वो वैल्यू तो बन गई, एबीनो में पिछले 6 महीनों में 12 महीनों में डबल हो गया स्टॉक, तो वैल्यू अनलॉकिंग तो उनके लिए जिन्होंने 1 साल पहले लिया। अब आज कोई वैल्यू अनलॉकिंग देखे तो ये तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन वाला मामला है। प्रमोटर्स की बस सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जिस मर्जर डीमर्जर रिस्ट्रक्चरिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिना पैसा लगाए प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा ले, जी हाँ, वो शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्यों पसंद आनी चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से एक इसके अंदर जो हम लोग फैक्टर मिस कर रहे हैं ऐसे मर्जर्स में, स्पेसिफिकली नहीं, ऐसे मर्जर्स में वो एक टाइम पीरियड भी है। आई थिंक वैल्यू अनलॉकिंग जब हम लोग कहें तो इसका मतलब मेरे ख्याल से ये नहीं है कि जैसे न्यूज अनाउंस करी तो एकदम से अनलॉक हो गया और प्राइसेस भाग गए। तो वो एक्सपेक्टेशन भी मुझे लगता है थोड़ी अनफेयर है। लेकिन उसके चलते मुझे लगता है जो इसमें जो डेप्थ है, जो कोर इशू है, वो है कि इसमें प्रमोटर की इंटेंट क्या है, प्रमोटर की स्टैंडिंग क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट्स क्या है और उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आई थिंक अगर ये कुछ कोर इश्यूज पे डिपेंड करें तो ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज, आफ्टर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ पैनिक, आई थिंक द रियल वैल्यू शुड कम आउट। ऑलराइट, चलिए तो ये तो बात हुई इस महामर्जर की, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की। लेकिन आप देखिए कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है और वो है दरअसल हिंडाल्को का शेयर। इसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले देखिए बढ़त देखने को मिल रही है। टॉप 3 गेनर्स देखें तो 2 तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, एक्सिस और येस, जहां पर MSCI इंडेक्स में जो इनफ्लोज आएंगे उसके चलते तेजी देखी जा रही है। और तीसरा है हिंडाल्को का स्टॉक, तो इस पर रखिए नजर। एलएनटी के साथ, भेल के साथ साथ देखिए एनएलटी भी अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है, तो कैपिटल गुड स्पेस अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। और राय सर, कैपिटल गुड स्पेस पर आपसे एक छोटी सी, IIP के आंकड़े भी आज आने वाले हैं देर शाम, एक्सपेक्टेशन से 2% का ग्रोथ दिखा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर आएगा। आप इस पेज पर किस तरह की राय रखते हैं? नतीजों ने तो कुछ खास उत्साह भरा नहीं दर्शक। इनफैक्ट इवन अगर IIP नंबर्स भी देखें तो पीछे कोई खास IIP नंबर्स नहीं है, कभी ऊपर आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, कभी फिर रिकवरी। लेकिन ऐसा कोई ठोस वो नहीं है कि हमारी IIP के नंबर्स एकदम रिकवर कर गए हैं। और तो मुझे लगता है ये स्पेस इंटरेस्टिंग है, स्पेस में अगर बने हैं तो बने रहना चाहिए। लेकिन जल्दी में अभी मुझे लगता है कि H2 में ही इसके ऊपर ज्यादा आंकलन आना चाहिए। तो ये राय इन तमाम सेक्टर, स्टॉक्स और बाजार पर कपिल बाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, CNBC आवाज के साथ जुड़ने के लिए। 8,650 के पार है निफ्टी और सेंसेक्स ने की है मजबूत शुरुआत। तो काफी बेहतरीन तेजी हफ्ते के आखिरी दिन, बस क्लोजिंग भले थोड़ा उतार चढ़ाव हो, अब लगता है 8,600 के ऊपर मिल जाएगी हफ्ते के आखिरी दिन, ये अच्छा होगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली से, जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। जी हाँ, सौदा आपका लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।